सब्सक्राइब कीजिए एआई टेक्निकल चैनल को और फिर बेल आइकन दबाइए टेक्निकल टर्म्स आसानी से समझने के लिए। सिम स्वैप फ्रॉड के केस में मुंबई के एक बिजनेसमैन के अकाउंट से करीब 1.86 करोड़ की चोरी हो गई। ये पैसे उसके अकाउंट से देश के अलग अलग कोने में अलग अलग लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। एनईएफटी और आरटीजीएस मेथड्स का यूज करके ये ट्रांसफर किया गया। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। उसे रात में करीब 6 मिस कॉल आए और उसके बाद से उसका फोन काम करना बंद कर दिया। ये एक तरह का साइबर फ्रॉड है जिससे पूरी दुनिया में धोखाधड़ी हो चुकी है। ये हमारे देश में भी नया नहीं है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और दिल्ली जैसे शहरों में बहुत सारे केसेस साइबर पुलिस ने रजिस्टर किए हैं। अगर आपको लगता है कि आप टेक सेवी हैं और आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगा तो ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े शहरों के हाईटेक जानकारी रखने वाले यूथ भी इस चपेट में आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिम स्वैप फ्रॉड क्या होता है, कैसे होता है और हमें कैसे उससे बचना है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अपने आप को इस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को इस फ्रॉड से बचा सकें। हाय गाइस, मैं इमरान और आप देखें एआई टेक्निकल चैनल। सिम स्वैप एक टेक्निक है जिसमें आप अपने पुराने सिम के बदले एक नया सिम ले लेते हैं जिसका मोबाइल नंबर सेम होता है। अगर आपने कभी सिम को अपग्रेड कराया होगा या आपका कभी सिम कार्ड खो गया होगा और आपने नया सिम कार्ड इशू कराया होगा सेम नंबर के लिए, तो आपको ये जानकारी होगी। सिम स्वैप फ्रॉड के केस में क्या होता है कि फ्रॉडस्टर आपके मोबाइल नंबर पे एक नया सिम इशू कर लेता है। जैसे ही उसका सिम काम करना शुरू करता है, आपका सिम काम करना बंद कर देता है। तो आपके फ़ोन पे जो जो चीज़ें, जो मैसेजेस, जो कॉल आते हैं वो उसको आने लगते हैं। तो जब वो बैंक ट्रांसफ़र इनिशिएट करता है तो जो ओटीपी आपके पास आनी चाहिए वो ओटीपी उसके पास चली जाती है और इससे वो बैंक ट्रांसफ़र कर सकता है और आपके अकाउंट से पैसे चोरी कर सकता है। सिम स्वैप फ्रॉड के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें हम सबसे पहले सबसे कॉमन तरीका देखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आपको एक बंदे का कॉल आता है, वो प्रिटेंड करता है कि आपको उस कंपनी से कॉल कर रहा है जिस कंपनी का आप सिम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास वोडाफोन या एयरटेल या जियो का सिम है, तो वो बंदा ऐसे प्रिटेंड करेगा कि वो वोडाफोन या जियो से या एयरटेल से कॉल कर रहा है। वो इतने प्रोफेशनल तरीके से बात करेगा तो कि आपको उसको उस पर शक नहीं होगा कि वो फेक बंदा है या फिर वो फ्रॉड कर सकता है। फिर वो आपको कहेगा कि ये एक तरह का रूटीन कॉल है, वो इसलिए चेक कर रहा है कि आपका कॉल कहीं ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। फिर वो आपको कुछ ऑफर्स बताएगा कि आप ये ऑफर ले लीजिए, आप सिम चेंज कर लीजिए, सिम को अपग्रेड करा लीजिए ताकि आपको फास्ट इंटरनेट मिलेगा या आपको अदर फैसिलिटीज़ मिलेगी। और वो आपको कन्विंस करना चाहेगा ताकि आप एक नए सिम के लिए अप्लाई कर दीजिए। जब फ्रॉड आपको कन्विंस कर लेता है कि आप एक नए सिम के लिए अप्लाई कर दीजिए, तो फिर आपको वो एक नंबर देता है कि आप इस नंबर पे आप अपने सिम के जो पीछे 20 डिजिट का नंबर है वो भेज दीजिए। वो जो नंबर है वो आपके सिम की पहचान होती है, उससे आपके सिम को आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर वो नंबर फ्रॉड के हाथ लग जाता है तो वो सिम स्वैप के लिए अप्लाई कर सकता है आपके टेलीकॉम ऑपरेटर को। मान लिया आप वोडाफोन ऑपरेटर का सिम यूज़ कर रहे हो और उसने आपको कन्विंस कर लिया है कि आप 20 डिजिट नंबर किसी नंबर पे भेज दो और आपने भेज दिया है। उसके बाद वो सिम स्वैप का इनिशिएट कर देता है आपके टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ। तो आपका टेलीकॉम ऑपरेटर आपको एक मैसेज भेजता है जिसमें वो वेरीफाई करना चाहता है कि ये स्वैप आपने ही इनिशिएट किया है। फिर वो आपको कन्विंस करता है कि आप 1 लिख के उस पर आप रिप्लाई कर दो। मतलब वो आपके तरफ से एक गारंटी हो जाती है कि आप ही कर रहे हैं इस स्वैप प्रोसेस को। और जैसे ही आप 1 लिख के भेजते हैं, आपका टेलीकॉम ऑपरेटर प्रोसेस शुरू कर देता है सिम स्वैप करने का और जो नया सिम है वो फ्रॉड के हाथ लग जाता है। जैसे ही सिम स्वैप प्रोसेस सक्सेसफुल होता है, आपके सिम्स का नेटवर्क चला जाता है और आपका सिम काम करना बंद कर देता है। और उसी वक्त जो फ्रॉड ने आपके नंबर पे नया सिम इशू किया है उसका सिम स्टार्ट हो जाता है और जो भी मैसेजेस, कॉल आपको आने चाहिए उसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। सिम स्वैप फ्रॉड जो है वो 2 लेवल का फ्रॉड है, यानी 2 लेवल फ्रॉड है। इसमें जो सिम स्वैप जो आपके नंबर पे सिम इशू हो रहा है वो सेकेंड लेवल ऑफ फ्रॉड है। जनरली फ्रॉड्स के पास आपके जो बैंकिंग आईडीज़ और पासवर्ड पहले से होते हैं, जो वो अलग अलग टेक्निक यूज़ करके आपसे ले लेते हैं। उन्हें बस चाहिए होता है आपका फ़ोन नंबर जिससे आपके बैंक से ओटीपी आए और जब वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हों या कहीं पे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हों तो वहाँ पे आपके फ़ोन पे आया हुआ ओटीपी यूज़ कर सकें। इसमें जो फर्स्ट लेवल ऑफ फ्रॉड है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो जनरली फिशिंग के थ्रू किया जाता है। मान लिया कि आप अपने बैंक का वेबसाइट खोलने जाते हैं, आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं और गलती से आप बैंक के फेक वर्जन ऑफ वेबसाइट को खोल लेते हैं जो कि किसी फ्रॉड ने, किसी फिशर ने बना के रखा है। तो आप जैसे उसमें आईडी और पासवर्ड डालते हैं, आपका आईडी और पासवर्ड किसी फ्रॉड के पास चला जाता है। आजकल के ज़माने में ऑनलाइन परचेजिंग काफ़ी ज़्यादा होती है।
तो जनरली कभी कभी हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग में अनट्रस्टेड वेबसाइट से भी शॉपिंग कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम अपना डेटा डाल देते हैं, बैंकिंग रिलेटेड डेटा डालते हैं जहाँ पे हम पेमेंट करते हैं, तो वहाँ से भी डेटा लीक हो जाता है। उसके अलावा मान लिया कि अगर हमारा जो मेजर वेबसाइट है जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, उसका अगर फेक वर्जन ऑफ वेबसाइट आ जाए, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चला है कि अमेज़न का एक लिंक फॉरवर्ड हो रहा है जिसमें आपको 50,000 का एप्पल का जो वॉच है वो भी आपको 100 रुपये 200 रुपये में दे रहे हैं या 1000 रुपये में दे रहे हैं। तो इतना बड़ा ऑफर क्यों आ रहा है? आप अगर अमेज़न की मेन वेबसाइट पे जाके देखिए तो इस तरह का कोई ऑफर नहीं है। तो मुझे ये नहीं मालूम कि ये सही है या गलत है, लेकिन मेरा ये कॉमन सेंस कहता है कि कोई भी चीज़ इतनी सस्ती क्यों मिलेगी। और दूसरा चीज़ है कि अगर अमेज़न को बेचना ही होगा तो वो अपने मेन वेबसाइट पे क्यों नहीं बेचेगा जो वो लिंक फॉरवर्ड करेगा। तो इस तरह के फिशिंग अटैक्स होते हैं, इस तरह से आपके डिटेल्स चोरी होती हैं। मालवेयर का यूज़ करके भी वो आपके फ़ोन और कंप्यूटर से कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चोरी करते हैं। मान लिया कि वो सक्सेसफुली आपका सिम स्वैप प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जानबूझ के आपको बार बार कॉल करते हैं अलग अलग नंबर से ताकि वो आपको डिस्टर्ब कर सकें और आप तंग आके आप अपने फ़ोन को साइलेंट कर दें या अपने फ़ोन को ऑफ कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उन्हें एक 3-4 घंटे का विंडो चाहिए होता है जिसमें वो सिम स्वैप प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो इसलिए वो आपको डिस्टर्ब करते हैं ताकि आप अपने फ़ोन को इग्नोर कर दें या साइलेंट करके छोड़ दें या ऑफ़ कर दें। तो उस पीरियड में उनका जो सारा काम है वो कंप्लीट हो जाए और उनका सिम एक्टिवेट हो जाए। और जैसे उनका सिम एक्टिवेट होगा आपका सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। इसमें सबसे बड़ी चिंता करने वाली बात यह है कि जो फ्रॉड्स हैं, जो कि सिम से फ्रॉड करते हैं, उनके प्राइम टारगेट सीनियर सिटीजन यानी बूढ़े लोग हैं। वो जनरली डिजिटली उतने साउंड नहीं होते, उन्हें उतनी नॉलेज नहीं होती है डिजिटल चीज़ों की या ट्रांजैक्शन की। तो उन्हें ट्रैप करना, उन्हें बेवकूफ़ बनाना या उन्हें के साथ जालसाजी करना आसान होता है। हमने अभी एक टेक्निक देखा डिटेल में कि कैसे सिम से फ्रॉड होता है। इसके अलावा और भी सारे टेक्निक्स हैं सिम से फ्रॉड करने के, जैसे कि किसी फ्रॉड के हाथ में आपका कोई ओरिजिनल आईडी लग जाता है या उसका एक फेक वर्जन वो बना लेता है। तो वो आपके किसी कस्टमर सर्विस के पास जाता है और वो कहता है कि आपका जो फ़ोन है वो चोरी हो गया और उसे एक नया सिम चाहिए, और इस तरह से वो एक नया सिम इशू करा लेता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का यूज़ करके भी वो एक नया सिम इशू करा सकता है। हमने अभी तक ये देखा कि सिम से फ्रॉड क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यह है कि सिम से फ्रॉड से हम लोग कैसे बचेंगे। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से मेजर्स यूज़ करने चाहिए, कौन कौन से तरीके यूज़ करने चाहिए जिससे कि हम लोग सिम से फ्रॉड से बच सकते हैं। अगर आपके फ़ोन पे अचानक से कॉल और मैसेज आना बंद हो जाए या आपके फ़ोन का नेटवर्क चला जाए तो आपको अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से चेक करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अलावा अगर आपको बार बार कॉल आता है, आपको डिस्टर्ब किया जाता है, तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट ना करें या अपने फ़ोन को ऑफ़ ना करें, बल्कि आप ये चेक करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन को साइलेंट कर दें या ऑफ़ कर दें। ये उनके लिए एक विंडो पीरियड होगा जिसमें वो अपना सिम स्वैप फ्रॉड का काम कर सकते हैं। आपको किसी से भी अपनी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपका बैंक आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है या आपके एटीएम का पिन क्या है। बैंक कभी भी आपको कॉल करके ये डिटेल्स आपसे नहीं पूछते हैं। अगर आपको कोई ये कहता है तो वो एक फ्रॉड है। बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए हमें अपडेट आता है कि हमारा कितना पैसा कटा, क्या कटा। इसके लिए हमेशा 2 चैनल का यूज़ कीजिए। आप एसएमएस तो यूज़ करते हैं, साथ साथ ईमेल यूज़ कीजिए। दोनों को चेक करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके अलावा आपको कोई भी ईमेल आता है उस पर रिप्लाई मत कीजिए, उस पर अपना बैंकिंग का डिटेल्स कभी नहीं डालिए। या आपको कोई अनवांटेड लिंक आता है उस पर अपने बैंकिंग से रिलेटेड या अपने पर्सनल डेटा से रिलेटेड चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। इससे फ्रॉड्स वहाँ से डेटा निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो आपके जो पर्सनल आईडीज़ होते हैं, जो पर्सनल डिटेल्स होते हैं, जो हम सिक्योरिटी क्वेश्चंस में डालते हैं कि हमारा मेडन नेम क्या है या हमारा फर्स्ट पेट का नेम क्या है या हम किस शहर में पैदा हुए हैं, या इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो हम सिक्योरिटी क्वेश्चंस में डालते हैं, इन डेटा को भी हमें पब्लिक में यूज़ नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। आप कभी भी अगर बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे जाकर टाइप करना चाहिए और उसको कभी बुकमार्क नहीं करना चाहिए। ऐसा पाया गया है कि ऐसे बहुत सारे मालवेयर हैं जो बुकमार्क में भी चेंज कर देते हैं। अगर बुकमार्क में वो चेंज कर देते हैं तो वो आपको किसी दूसरे फेक वेबसाइट की तरफ भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, तो उसको अवॉइड करना है बुकमार्क करने को। इसके अलावा आपको जो बैंक का स्टेटमेंट है उसको पीरियडिकली चेक करते रहना चाहिए ताकि जो आपने डेबिट जो किए हैं, जो क्रेडिट आपने उसमें पैसे डाले हैं या निकाले हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। या आप आपके अकाउंट का जो पासवर्ड है उसको पीरियडिकली आपको चेंज करते रहना चाहिए।
कभी भी जो है जो अपना आपका पर्सनल डिटेल्स है या फिर आपका जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है वो शेयर्ड नेटवर्क में के किसी कंप्यूटर में नहीं डालना चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं और आपको कोई सस्पिशन होता है कि आपको लगता है कि ये ऐप सही नहीं है तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। उसके अलावा आपको एंटीवायरस टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपका OTP होता है वो आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। OTP आपकी पर्सनल चीज़ होती है, वो आपके फ़ोन पे इसलिए आती है कि वो सिर्फ आपके लिए होती है। तो आप किसी को फ़ोन पे या किसी माध्यम से भी उसको आपको शेयर नहीं करना है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस तरह के फ्रॉड से बचा सकें। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिए। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपने हमारे चैनल AI टेक्निकल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन दबाइए।